तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नया यूनिट जो है फ्रिक्शन अर्थात घर्षण। इसको हम समझेंगे कि क्या होता है घर्षण। तो इसे हम एक चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर घर्षण क्या है, और इसका जो डिफिनीशन है उसको हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है कि आखिर घर्षण क्या है। तो घर्षण को जैसा कि हमने नोट किया है कि यह एक गुण अर्थात प्रॉपर्टी है घर्षण, जिसके कारण दो खुरदरे पिंडों के बीच एक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है जो एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर फिसलने से रोकता है, उसे हम कहते हैं घर्षण। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने लायक है इस परिभाषा में। सबसे पहली कि घर्षण जो है एक गुण है अर्थात यह एक प्रॉपर्टी है, और ये दो खुरदरे पिंडों के बीच लगेगा तो जो भी जब यह कार्य करेगा तो जो पिंड होंगे वो रफ होंगे, उनमें कोई भी चिकनाई अर्थात जो स्नेहक है लुब्रिकेंट जिसे हम कहते हैं, जैसे कि जो होता है तेल या ग्रीस हम अधिकांश रूप में यूज करते हैं, तो उन दोनों पिंडों के बीच में वो नहीं होगा। वो क्या होगा कि वो दोनों जो सरफेस होंगे, जो सतह होंगे दोनों पिंडों के, वो खुरदुरे होंगे अर्थात रुक्ष होंगे, रफ होंगे, और उनके बीच एक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होगा, तो उसे हम कहेंगे घर्षण, जो प्रॉपर्टी एक दूसरे को फिसलने से रोकती है। तो यहाँ पे हमने जो बताया आपको कि जो चीज़ यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट है उसे हम अंडरलाइन करेंगे कि घर्षण क्या है, यह एक प्रॉपर्टी है। सबसे पहले अंडरलाइन यहाँ पे करेंगे और उसके बाद कि दो खुरदरे पिंडों के बीच यह लगेगा, और ये हमें यहाँ पे नोट करना है। तो ये हमारा हो गया घर्षण। अब हम इसको थोड़ा सा एक चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यह एक मान लेते हैं कि जो हमने ये वाला भाग जो हमने ये दिखाया है, ये मान लेते हैं कि ये कोई समतल क्षैतिज समतल है। मान लीजिए कि यह एक मेज है और मेज पे एक लकड़ी का ब्लॉक कह सकते हैं, टुकड़ा जो है वो रखा हुआ है, या आपकी जो बुक है वही रखी हुई है। तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये लकड़ी का एक आयताकार आप कह सकते हैं कि, या घन आकार का कह सकते हैं, घन ही कहिए चूंकि यह एक घन है, और यह एक क्षैतिज समतल पर मेज पर रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि चूंकि मेज की जो ऊपरी सतह है और जो लकड़ी का जो घन है, जो लकड़ी का ब्लॉक है, उसका दोनों की जो सतह है वो एक दूसरे से जब टच कर रहे हैं तो एक दूसरे से रफ हैं अर्थात रुक्ष हैं, खुरदुरे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मेज पे रखा हुआ जो ये ब्लॉक है, लकड़ी का जो ये ब्लॉक है, इसको हम इधर खींचने की कोशिश करेंगे। मेज हमारा ये है और इधर हम खींचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके लिए एक बल लगाएंगे। मान लेते हैं कि वो बल जो है, यहाँ से एक बल हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, तो ये बल हमारा इस दिशा में कार्य करेगा, और ये बल हमारा हो गया मान लीजिए P। ये हमारा P बल हो गया, और इस P बल को हम यहाँ पे लिखेंगे कि आखिर ये बल क्या है। तो इस बल को हम कह सकते हैं कि यह कार्यरत बल है, कार्यरत बल, ठीक है। अप्लाइड लोड इंग्लिश में कहेंगे हम। और ये यहाँ पे जो जिस बिंदु से ये लग रहा है, मान लेते हैं इसका गुरुत्व केंद्र है, इसको हम G से डिनोट करेंगे। और जो इस लकड़ी का ब्लॉक है, इस लकड़ी का कुछ ब्लॉक का भार होगा, तो मान लेते हैं कि वो भार यहाँ पे, चूँकि थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, यहाँ से इस बिंदु G से नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से आ करके यहाँ लग रहा होगा। तो यहाँ पे इसका भार मान लेते हैं W है। ये हो गया हमारा लकड़ी के ब्लॉक का भार। और चूंकि हम न्यूटन के तीसरे नियम से जानते हैं कि कोई भी जब बल लगेगा तो उसके बराबर और विपरीत दिशा में एक बल कार्य करेगा। तो यहाँ पे जो ये लकड़ी का ब्लॉक है, इसका जो भार है W, नीचे की तरफ जब आ रहा है तो इसी के बराबर और विपरीत एक ऊपर की तरफ भार लगेगा। तो उसको हम मान लेते हैं कि वो जो ऊपरी भार है, वो प्रतिक्रिया, सॉरी, उसको हम कहेंगे, तो प्रतिक्रिया यहाँ से ऊपर की तरफ इधर लगेगी। तो इसको हम R से डिनोट करेंगे और इसको हम नाम देंगे अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया। और ये ब्लॉक का भार हो गया,
जिसे हमने W से नोट किया हुआ है। अब यहाँ पे जो सब चीज़ हमने दर्शा दिया, अब हमें घर्षण के बारे में हमें बात करनी है कि आखिर घर्षण कहाँ लगेगा। तो जब भी घर्षण लगेगा वो जिधर से हम बल लगाकर खींच रहे हैं इस लकड़ी के ब्लॉक को, उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो वो जो है वो यहाँ पे कार्य करेगा, उसको हम दिखाएंगे कुछ। ये जो सतह है और ये जो लकड़ी का ये ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में कुछ यहाँ पे एक बल कार्य करेगा, जिसे हम F से डिनोट करेंगे, और ये हमारा होगा घर्षण बल। ठीक है, तो इसे हम घर्षण बल के नाम से जानेंगे। अभी घर्षण बल क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये जो लकड़ी का ब्लॉक हो गया, इस लकड़ी के ब्लॉक का सभी चीज़ों को हम पुनः एक बार देखते हैं कि इसका जो वजन है वो W नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। P जो कार्यरत बल है बिंदु G से आपके हाथ के दाहिनी तरफ कार्य कर रहा है, और जितना भार नीचे लग रहा है उसी के बराबर एक अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ कार्य करेगी। और जो घर्षण बल है वो घर्षण बल अगर हम बल लगा करके दाहिनी तरफ लकड़ी के ब्लॉक को खींच रहे हैं तो उसके जस्ट अपोजिट दिशा में बाईं तरफ, जैसे कि यहाँ पे हम ये दाहिनी तरफ खींच रहे हैं तो हमें जो घर्षण बल है वो बाईं तरफ लगेगा। अब चूंकि यहाँ पे इस चित्र की सहायता से हमने देखा कि घर्षण जो है वो कहाँ लग रहा है, वो विपरीत दिशा में। तो अब पहले देखेंगे कि जो हमारी परिभाषा है वो बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि नहीं, कि घर्षण कहाँ पे लग रहा है। तो दो खुरदुरे पिंडों के बीच एक प्रतिरोधी बल, तो ये जो प्रतिरोधी बल है वही है घर्षण बल, और वो दोनों पिंडों को एक दूसरे से फिसलने से रोकता है। तो हमारा जो घर्षण है वो कहाँ लगेगा, इस बिंदु पे लग रहा है। ठीक है, अब हम इसी की सहायता से, इस चित्र की सहायता से हम घर्षण बल की परिभाषा को देखेंगे, और उसमें जो ये घर्षण की जो परिभाषा है वो भी जो आप यहाँ पे नोट किए हुए हैं वो भी काफ़ी काम आएगा। तो घर्षण बल को कैसे हम परिभाषित करेंगे कि घर्षण बल वह प्रतिरोधी बल है जो दो खुरदरे पिंडों के एक दूसरे के ऊपर फिसलने से रोकने के दौरान उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रतिरोधी बल एक उत्पन्न होगा, तो वही प्रतिरोधी बल जो है वो क्या कहलाएगा, घर्षण बल कहलाएगा, और उसे हम डिनोट करेंगे किससे, F से। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि घर्षण बल को हम कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई कैपिटल F। ठीक है, इसे हम घर्षण बल के नाम से जानेंगे। अब इसके बाद हम कुछ घर्षण बल के लक्षण देखेंगे कि आखिर क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि यह एक स्वसमायोजित बल है। स्वसमायोजित बल का मतलब हुआ कि सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे इस चित्र की सहायता से इसको हम समझेंगे कि आखिर सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर हम बाह्य बल, ये जो P बाह्य बल हम लगा रहे हैं लकड़ी के ब्लॉक को खींचने के लिए, उसी के बराबर ही घर्षण बल लगेगा। तो जितना बल ये लगेगा बल P, उसी के बराबर घर्षण बल लगेगा। तो जैसे जैसे ये बल P बढ़ेगा वैसे वैसे ही उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल बढ़ेगा। चूंकि आने वाले एक बिंदु पर घर्षण बल उसके बाद कम होने लगता है, उसे हम आगे देखेंगे। लेकिन आपको अभी ये समझना है कि जो घर्षण बल है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, स्वयं से अपने आप को एडजस्ट करता है। जैसी कंडीशन रहेगी उसी के अनुसार बढ़ेगा, उसी के अनुसार घटेगा। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कि घर्षण बल क्या है, वो सेल्फ एडजस्टिंग है, स्वसमायोजित बल है। दूसरा कि यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जिस दिशा में बल लगा करके हम पिंड को खींच रहे होंगे उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा घर्षण बल। तो ये अपने चित्र की सहायता से समझ रखा है, देखा भी। और तीसरा पॉइंट है कि घर्षण बल जो है वो निष्क्रिय बल है। तो निष्क्रिय बल है, इसका क्या मतलब है, इसको देखते हैं हम। निष्क्रिय बल का मतलब है कि अगर बाह्य बल जो है वो रहेगा तभी यह बल कार्य करेगा। इसका अपना में खुद का अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे निष्क्रिय बल। क्योंकि अगर हम जब लकड़ी के ब्लॉक को यहाँ पे खींच रहे हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे जो लकड़ी का ये ब्लॉक है, इसको G बिंदु से हम P बल लगा करके जब खींच रहे हैं
तो अगर हम P बल लगा करके नहीं खींचेंगे तो घर्षण बल उत्पन्न नहीं होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये निष्क्रिय बल है, अर्थात ये किसी पर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे ये बात कह रहा है कि यह एक निष्क्रिय बल है। अब हम इसके बाद घर्षण के लाभ क्या है, हानि क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो इंजीनियरिंग उपकरणों में घर्षण के लाभ और हानि, इसके चूंकि ढेर सारे लाभ और हानियां हैं जो आपके बुकों में दे रखा होगा, लेकिन उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण है उसको हमने यहाँ पे नोट आउट किया हुआ है। लाभ में हम यहाँ पे देखेंगे कि घर्षण हमारे लिए कैसे वांछनीय है। घर्षण हमारे लिए कैसे वांछनीय है। वांछनीय का मतलब है कि घर्षण को जब हम यहाँ पे लाभ के रूप में जब देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि घर्षण हमें और अधिक मिले उस कंडीशन में हम ये मान करके चलते हैं, हम ये चाहते हैं कि घर्षण बल जो है उसे हम और बढ़ाएंगे ताकि हमें जो भी कार्य कर रहे होंगे उस समय उसमें वो लाभप्रद हो। अब जैसे इसका मतलब आप सोचेंगे कि घर्षण बल जो है वो कैसे लाभप्रद हो सकता है, घर्षण कैसे लाभदायक हो सकता है, तो इसको हम इन जो 3-4 टॉपिक्स पॉइंट हम जो लिए हैं उसमें आपको दिखाएंगे। क्योंकि सबसे पहला जो एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी आगे आप पढ़ेंगे विषय, उसके अंतर्गत जब आप देखेंगे कि कंक्रीट की जो मिक्सिंग की जाती है, जब हम बहुत बड़े पैमाने पर उसका मिक्स करते हैं उसके जो अवयव हैं, जैसे हम नॉर्मल जो हमारा घर बनता है उसके अंतर्गत जब हम जब भी मिलावे को लेकर के और सीमेंट को लेकर के जब हम एक दूसरे का मिश्रण बनाते हैं तो वहाँ पे हम जो सामग्रियां हैं उनको हाथ से मैनुअली मिलाते हैं। लेकिन जब हमें अधिक मात्रा में और एक उचित अनुपात में चीज़ें चाहिए होती हैं तो वहाँ पे हम बैचिंग प्लांट का यूज करेंगे, और बैचिंग प्लांट में हम जो भी अवयव होंगे उनको हम मिक्स करते हैं। तो वहाँ पे जो मिलावे होते हैं, जैसे कि महीन गिट्टी हो गया, मोटा मिलावा या महीन मिलावा जो भी होगा, तो उसको जब हमें ज़मीन से ले जाना होता है, और जैसे यहाँ पे देखिए ये जो हमने बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे हम कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ये वाला जो है, यहाँ पे जो भी डंपर होते हैं वो कंक्रीट के लिए जो आवश्यक अवयव हैं, जैसे कि मोटा मिलावा, महीन मिलावा, यहाँ पे ला करके डंपर जो है वो यहाँ पे ला करके रखेगा। और यहाँ से जो मटेरियल है वो ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ये सूट बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका हमने एक दूसरा इमेज लिया हुआ है। तो ये जो सूट है इसकी सहायता से जो मिलावे होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे मिक्सिंग के लिए आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मिलावे जो हैं इसके ऊपर तभी जाएंगे जब जो ये सूट है, यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके का, जैसे आप नाली शेप में देख सकते हैं, ऐसे यू शेप में लगभग कह सकते हैं, यू शेप में ये है। इसके ऊपर जब यहाँ पे मिलावे होते हैं तो ये मिलावे आगे की तरफ तभी बढ़ेंगे जब ये यू शेप और मिलावों के बीच में घर्षण बल कार्य करेगा। तो घर्षण बल जितना अधिक होगा उतना ही मिलावा ये नीचे की तरफ नहीं आएगा बल्कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो घर्षण बल है वो हम चाहते हैं कि चूँकि घर्षण जो है वो अधिक से अधिक रहे ताकि जो मिलावे हैं वो ऊपर की तरफ जाने में हमें सुविधाजनक रहेगा यहाँ पे। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमें टॉपिक देखते हैं कि पॉइंट यहाँ पे हमने नोट किया कि घर्षण का प्रयोग जब हम करेंगे ब्रेक में, दैनिक जीवन में जब हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ियों में तो वहाँ पे भी घर्षण का उपयोग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर घर्षण नहीं रहेगा तो जो टायर हैं उनकी जो गति है वो अचानक से नहीं रुकेगी, तो एक्सीडेंट होने का जो खतरा है वो बना रहेगा। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट हमने यहाँ पे ले रखा है वो कि नट और बोल्ट का, कि जो नट और बोल्ट आप देखते हैं कि जब हम कसते हैं नट और बोल्ट को तो यहाँ पे नट और बोल्ट में फ्रिक्शन के कारण ही जो गति है वो बनी रहती है। तो यहाँ पे भी घर्षण जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। उसके बाद चौथा जो हमारा दूसरा था उसी के लगभग है कि जो गाड़ी है, जो ट्रक है यहाँ पे और ये जो सड़क है, इन दोनों के बीच में जब ये गति होती है टायरों के बीच में, ये गति घर्षण बल के कारण ही संभव हो पाती है। तो जब घर्षण यहाँ पे नहीं रहेगा
तो गति होने में दिक्कत होगी, चक्के जो हैं वो फिसल जाएंगे। क्योंकि बारिश के दिनों में आप देखते होंगे कि जब सतह पे नमी पर्याप्त हो जाती है और जहाँ पे घर्षण की अनुपस्थिति होती है तो चक्के फिसलने लगते हैं वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे घर्षण जरूरी है। अगला उदाहरण हमने यहाँ पे लिया हुआ है माचिस का। माचिस में आप देखते हैं कि जब हम सरफेस पे ये जो तीली है उसको जब हम मारते हैं तो यहाँ पे घर्षण के कारण ही चिंगारी उत्पन्न होती है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है घर्षण के, आप लाभ के रूप में लिख सकते हैं कि आखिर घर्षण के क्या लाभ हैं। और भी आप अपने बुक से देखिए और कुछ पॉइंट अगर आप ऐड कर सकते हैं तो वहाँ पे आप ऐड करिए। उसी तरीके से हम जब हानि के बारे में बात करते हैं कि घर्षण से क्या हानि होती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अवांछनीय कैसे है ये हमारे लिए। अब यहाँ पे अवांछनीय से क्या मतलब है? अवांछनीय से मतलब है कि जब यहाँ पे घर्षण जब भी उत्पन्न होगा किसी कार्य में तो वहाँ पे घर्षण के दौरान ऊर्जा की हानि होगी, ऊर्जा की हानि। अब जब ऊर्जा की हानि होगी तो वहाँ पे हमें उष्मीय ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। तो ऊर्जा की हानि हो रही है, उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक अर्थात जो लुब्रिकेंट है उसका उपयोग करेंगे। और लुब्रिकेंट के रूप में हम ग्रीज का या तेल का यूज करते हैं। ग्रीज या ग्रीस कहा जाता है, आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये दोनों नाम रहता है, ग्रीस या ग्रीज इसका यूज आता है। और एक तेल है, तेल का भी यूज हम करते हैं स्नेहक के रूप में। तो इससे हम घर्षण को कम करने की कोशिश करते हैं। मशीनों के घूमने वाले अवयव जो हैं वो घिस करके खराब हो जाते हैं। ये मशीनों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा घर्षण की हानि जो है वो मेन एक कारण के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं। और आप पॉइंट ऐड कर लेंगे, बहुत सिंपल से पॉइंट है, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। एक हमको ये इम्पोर्टेंट लगा इसलिए इसको हमने आपको बताने के लिए लिया। यहाँ पे हानि के क्रम में आप बस ये समझिए कि ऊर्जा की हानि होगी। जब भी ऊर्जा की हानि होगी तो हमें उष्मीय ऊर्जा उष्मा के रूप में मिलेगा और वहाँ पे घर्षण बल कार्य कर रहा होगा। अब हम देखेंगे कि घर्षण के प्रकार कितने हैं, इसका हम वर्गीकरण कैसे करते हैं। घर्षण के प्रकार को हम कैसे वर्गीकृत करेंगे इसको हम देखेंगे। घर्षण के प्रकार को हम कुछ इस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं कि जो हमने जैसे पहले आपको जब घर्षण बताया तो वहाँ पे हमने ये बताने की कोशिश करी कि दो रुक्ष सतहों के बीच में घर्षण लगता है। तो जो वो दो रुक्ष सतहें हैं उन दो रुक्ष सतहों के बीच में हम स्नेहक का प्रयोग करेंगे, लुब्रिकेंट का प्रयोग करेंगे जो कि तेल या ग्रीज है। तो उसी के आधार पर हम घर्षण को वर्गीकृत करते हैं। यहाँ पे घर्षण को दो प्रकार में हम बांटेंगे कि स्नेहक युक्त सतह, जब स्नेहक का प्रयोग किया जाएगा मतलब कि उस कंडीशन में स्नेहक हमारे पास उपस्थित है दो सतहों के बीच में, और फिर जब बिना स्नेहक वाली सतह है तो वहाँ पे स्नेहक अनुपस्थित है दो सतहों के बीच में। तो वहाँ पे वर्गीकरण कैसे होगा, तो जब स्नेहक उपस्थित है तो घर्षण दो भागों में बटेगा और वे दो भाग कौन कौन से हैं, श्यान और अश्यान घर्षण। श्यान घर्षण को हम अंग्रेजी में कहते हैं विस्कस घर्षण अर्थात विस्कस फ्रिक्शन, और इसको कहेंगे नॉन विस्कस फ्रिक्शन। तो ये दो प्रकार हो गए। जब हम सतह के बीच में स्नेहक का उपयोग करते हैं तब दो भागों में घर्षण को बांटेंगे, और जब सतह है उसके बीच में उसके बीच में जब हम स्नेहक का उपयोग नहीं करते हैं तब हम बांटते हैं। तो उसे हम जो एक नाम से जानते हैं उस घर्षण को हम शुष्क घर्षण अर्थात ड्राई फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। इस ड्राई फ्रिक्शन को एक और नाम से जानते हैं हम, उसे कहते हैं ठोस घर्षण अर्थात सॉलिड फ्रिक्शन। तो सॉलिड फ्रिक्शन या शुष्क घर्षण किसे कहते हैं, अगर आपको लिखना होगा तो आप ये लिखेंगे कि जब घर्षण की दो सतहों के बीच में स्नेहक उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, उस कंडीशन में उत्पन्न होने वाला जो घर्षण है उसे हम कहेंगे ड्राई या ठोस घर्षण। अब जो शुष्क घर्षण है इसे हम पुनः दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, और ये दो भाग हैं सर्पी घर्षण और रोलिंग घर्षण। सर्पिंग घर्षण को इंग्लिश में कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग को कहेंगे रोलिंग ही।
ठीक है। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और रोलिंग फ्रिक्शन है, इसको हम फिर आगे समझेंगे। इसको हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं, चूंकि हमें जो पढ़ना है वो सर्पी घर्षण, रोलिंग घर्षण, अर्थात इसका जो ये जिसका प्रकार है कि शुष्क घर्षण क्या होता है। हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत शुष्क घर्षण अर्थात जो सॉलिड फ्रिक्शन है उसके बारे में ही हमें पढ़ना है। लेकिन हम यहाँ पे परिचय के लिए श्यान और अश्यान घर्षण को भी समझते हैं कि आखिर ये क्या है। तो श्यान घर्षण को हम कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो सतहों के बीच स्नेहक की मोटी परत प्रयोग की जाती है जिसके कारण सतहों के बीच संपर्क नहीं होता है। तो यहाँ पे स्नेहक का प्रयोग हो रहा है और उस स्नेहक के कारण जो दो रुक्ष सतहें हैं उनके बीच संपर्क नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे श्यान घर्षण। और जब दो सतहों के बीच स्नेहक की मोटी परत प्रयोग की जाती है लेकिन दोनों सतहों के द्वारा वो स्नेहक को सोख लिया जाता है, उस स्थिति में जो उत्पन्न होगा घर्षण उसे हम कहेंगे अश्यान घर्षण। तो यहाँ पे बहुत बहुत एक छोटा सा अंतर है। वो क्या है कि पहले वाले केस में जिसे हम श्यान घर्षण कहते हैं उसमें जो दो रुक्ष सतहें होंगी उनके बीच संपर्क नहीं होगा और वहाँ पे हम जो प्रयोग में लाएंगे क्या स्नेहक, वो स्नेहक एक परत बनाएंगे मोटी सी, उसके कारण दोनों सतहों के बीच संपर्क नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसे श्यान घर्षण कहेंगे। और अश्यान में वो स्नेहक का तो हम प्रयोग करेंगे लेकिन उन रुक्ष सतहों के द्वारा जो स्नेहक है उसे सोख लिया जाएगा, तो इसे हम कहेंगे अश्यान घर्षण। ये बहुत सिंपल सा परिभाषा है, इसको आप ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सर्पी घर्षण जो कि शुष्क या जो ठोस घर्षण था उसका प्रकार है, जिसे हमने दो भागों में वर्गीकृत किया था। तो सर्पी घर्षण अर्थात जो स्लाइडिंग है फ्रिक्शन उसको हम देखते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो सतहें एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं या कोई पिंड किसी सतह पर फिसलता है तो उस स्थिति में उत्पन्न घर्षण को हम सर्पी घर्षण कहते हैं। अब इसके जब एग्जाम्पल हम अभी आपके सामने रखेंगे तो आपको सर्पी घर्षण है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे चीज़ें एक दूसरे पे फिसल रही हैं। अब जैसे यहाँ पे जो कुछ एग्जाम्पल हम नोट करेंगे उनमें से एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपकी जो बुक है, मान लीजिए आपकी जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बुक है, आप अपने क्लास में बैठे हुए तो आपका जो डेस्क होगा उस डेस्क पे या जब चेयर पे बैठे होंगे तो वहाँ पे रख के अपनी बुक को जब फिसलाएंगे एक तरफ जब खींचेंगे तो वहाँ पे बुक और जो आपका मेज है या आपका जो डेस्क है उसके बीच में जो घर्षण उत्पन्न होगा सरकने के दौरान वो सर्पी घर्षण होगा। तो इसे लिख सकते हैं कि किताब तथा मेज के बीच मेज की सतह के बीच मेज के बीच सरकने के दौरान उत्पन्न जो घर्षण है वो होगा। और हम जो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी जो दोनों हथेलियां हैं, जब दोनों हथेलियों को हम एक दूसरे पे रब कर रहे हैं तो ये जो दोनों हथेलियां हैं जब आगे पीछे ये गति कर रही हैं, इसके दौरान जब घर्षण उत्पन्न होगा तो ये सर्पी घर्षण है, क्योंकि ये दोनों हथेलियां एक दूसरे पर फिसल रही हैं। तो यहाँ पे हम इसको भी नोट कर सकते हैं कि दोनों हाथों की हथेलियों को एक साथ तेजी से आगे पीछे रगड़ने पर, तो हथेलियों को रगड़ने के दौरान जो घर्षण उत्पन्न होता है वो हो गया। उसके बाद हम और अगला कि जब हम माचिस की तीली वाला जो हमने एग्जाम्पल दिया था घर्षण के लाभ के अंतर्गत कि कैसे वहाँ पे कार्य करता है, तो जब हम माचिस को जलाते हैं उसकी तीली को तो वहाँ पे माचिस की तीली जिस सतह पे रब होती है जो उसके ऊपर बनी होती है तो वहाँ पे भी घर्षण उत्पन्न होता है। तो इसको भी आप सर्पी घर्षण के अंतर्गत लिख सकते हैं कि माचिस की तीली माचिस की तीली से माचिस जलाने के दौरान जो घर्षण उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे। और हम एक दो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि
एक एग्जाम्पल है कि जब आप एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में ले जाते हैं और लगा करके स्वाइप करते हैं वहाँ पे, या देखे होंगे कि जो मॉल होते हैं वहाँ पे जब ऑनलाइन पेमेंट होते हैं तो वहाँ पे कार्ड को स्वाइप किया जाता है। तो जो स्वाइपिंग मशीन है और जो एटीएम कार्ड है आपका, इन दोनों के बीच में जो घर्षण वहाँ पे उत्पन्न होगा, एक सतह जो है स्वाइपिंग मशीन जो है वो फिक्स है और जो एटीएम कार्ड है वो स्वाइप कर रहा है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे जो घर्षण उत्पन्न होगा वो भी कैसा घर्षण होगा, वो हमारा जो घर्षण होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ पे भी होगा। तो इसको हम लिख लेंगे कि एटीएम कार्ड के स्वाइप करने के दौरान और एक दो और एग्जांपल अगर हम नोट करना चाहें तो जैसे कि हम पेंसिल से पेज पर कुछ लिखते हैं और वहाँ पे जब हम रबड़ से लिखे हुए चीज़ को जब मिटाते हैं तो वहाँ पे भी जो घर्षण उत्पन्न होगा वो कौन सा घर्षण है, वो भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन वहाँ पे भी होगा। तो इसको अगर आप लिख सकते हैं कि पेज या पेपर पर पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने के दौरान उत्पन्न जो होगा वो इसका एग्जाम्पल हो गया। ये चूंकि 5 हो गए, आप हम अगला देखते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। तो रोलिंग फ्रिक्शन को हम कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु या पिंड किसी सतह पर लुढ़कती है या घूर्णन करती है तो इस स्थिति में जो उत्पन्न होगा घर्षण उसे हम कहेंगे रोलिंग घर्षण। तो यहाँ पे रोलिंग घर्षण में रोल होगा अर्थात लुढ़केंगी चीज़ें या घूर्णन करेंगी। तो यहाँ पे अंडरलाइन करने लायक है कि रोलिंग घर्षण में सतह पर चीज़ें लुढ़कती हैं या घूर्णन करती हैं। अब इसका भी जब हम दैनिक जीवन में उपयोग देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि आखिर रोलिंग घर्षण क्या है, तो वहाँ पे हमें जो मिलता है कि सबसे पहला चीज़ कि जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो बाइक चलाने के दौरान जो बाइक का टायर है वो जो मूव करता है सड़क के सापेक्ष, जब वो गतिमान रहता है तो वो क्या कर रहा है, वो एक किसी सतह पर लुढ़क रहा है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया रोलिंग घर्षण का। तो इसको हम लिख सकते हैं कि बाइक चलाते समय उसका टायर सड़क के सापेक्ष रोलिंग घर्षण करता है। उसी तरीके से जब हम अगला एग्जाम्पल और नोट करना चाहेंगे तो जैसे कि अब जब आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि जो बैग होता है, बैग में लगा हुआ चक्का होता है, उसकी सहायता से हम भारी से भारी वजन को स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर काफ़ी आसानी से खींच करके ले जाते हैं। तो वहाँ पे जो बैग का चक्का है वो क्या कर रहा है, वो सतह के सापेक्ष लुढ़क रहा है, घूम रहा है। तो यहाँ पे भी कौन सा घर्षण हुआ, रोलिंग फ्रिक्शन हुआ। तो इसको भी हम नोट कर सकते हैं कि सामान से भरा बैग का चक्का जमीन या सतह के सापेक्ष क्या कर रहा है, रोलिंग घर्षण कर रहा है। उसी तरह से और हम एक दो एग्जाम्पल देखेंगे कि जो घूमने वाली कुर्सी होती है ऑफिस में ज़्यादातर जो प्रयोग में लाई जाती है, उसका जो चक्का है वो भी क्या कर रहा है, रोलिंग घर्षण कर रहा है। तो इसको भी लिख सकते हैं कि ऑफिस में प्रयोग की जाने वाली कुर्सी का चक्का जमीन के सापेक्ष भी क्या करेगा, रोलिंग घर्षण करेगा। उसी तरीके से आप जो देखे होंगे कि मेले वगैरह में जो झूले बड़े बड़े लगाए जाते हैं, उन झूलों में जो नीचे होता है, जो एक ट्रेन की तरह मान लीजिए कोई एक झूला बना है और उसमें आप बैठे हैं, एक बॉक्स या केबिन की तरह जो बना हुआ है उसमें आप बैठे हैं और वो चक्कों पे जो है वो लुढ़कता हुआ आगे बढ़ता है ट्रैक पे। तो वहाँ पे जो
गति वहाँ पे जो घर्षण उत्पन्न होता है वो कौन सा घर्षण होता है, वो भी रोलिंग घर्षण होता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि जो झूले का चक्का होता है, झूले का चक्का ट्रैक के सापेक्ष क्या करता है, रोलिंग घर्षण। और अगर हम एक दो एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे कि बहुत देखे होंगे, कुछ लोग होते होंगे, कुछ बच्चे स्केटिंग करते हैं, तो स्केटिंग के दौरान जो स्केटिंग शू होता है उसका जो नीचे जो चक्का बना होता है वो सड़क के सापेक्ष वो लुढ़कता है, तो वो भी रोलिंग घर्षण वहाँ पे उत्पन्न होता है। तो स्केटिंग के दौरान उसका चक्का जमीन के सापेक्ष कौन सी गति करता है, कौन सा घर्षण करता है, रोलिंग घर्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो स्केटिंग के दौरान झूले का चक्का और ऑफिस में प्रयोग की जाने वाली कुर्सी और सामान से भरा हुआ बैग, बाइक चलाते समय उसका जो टायर है वो सड़क के सापेक्ष। तो ये हमने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लगभग यहाँ पे भी लिए हैं, बराबर करने की कोशिश की है। तो सर्पी घर्षण और रोलिंग घर्षण जो है, इन दोनों में क्या अंतर है, हमने उदाहरण की सहायता से आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने वर्गीकरण देखा। अब हम आगे देखने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि हाँ, एक चीज़ और हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो ये रोलिंग घर्षण है ये हमेशा कम होता है सर्पी घर्षण अर्थात स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऑप्शनल एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे ये पूछा जाता है अक्सर कि रोलिंग घर्षण और सर्पी घर्षण में कम कौन होता है। तो आप लिखेंगे कि रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से हमेशा कम होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो एक ये पॉइंट हम बताना भूल गए। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि सीमांत घर्षण अर्थात जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या होता है। इस चित्र की सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं कि सीमांत घर्षण क्या है। सीमांत घर्षण के अंतर्गत हम यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको नोट करेंगे और उसके बाद हम जो इसकी डेफिनीशंस है उसकी सहायता से जो इसका ग्राफ है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सीमांत घर्षण अर्थात जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसे हम जो दूसरा नाम है वो हम कहते हैं चरम घर्षण। हाँ, कि दूसरा नाम हम यहाँ पे नोट करेंगे चरम घर्षण। तो सीमांत घर्षण या चरम घर्षण को समझने के लिए हम यहाँ पे जो ग्राफ लिए हुए हैं वो ग्राफ जो है वो घर्षण और जो लग रहा बल है इन दोनों के बीच में है। अब यहाँ पे जो हमने सबसे शुरू में आपको चित्र दिखाया था उसकी सहायता से हम आपको यहाँ पे एक बार फिर से वहाँ ले चलते हैं कि जो ये लग रहा बल P है, ये बल P और ये जो घर्षण है F, इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ खींचा हुआ है और इसी की सहायता से हम सीमांत घर्षण को समझेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम नोट करेंगे और उसके बाद हम चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की जो ये स्थिति है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो ये स्थिति होगी इसे हम कहेंगे, ये होगा हमारा टोटल। ये ब्लू लाइन से हमने दिखाया, ये हो गया हमारा सीमांत घर्षण। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये जो व्हाइट वाली लाइन है, इस व्हाइट लाइन और यहाँ तक की जो स्थिति होगी इस स्थिति को हम कहेंगे स्थैतिक स्थिति। अब क्यों वो कहेंगे हम, इसको हम अभी आपको समझाएंगे। स्थैतिक स्थिति। और इसके बाद इस जो रेड लाइन हमने ये डॉटेड खींची है, इसके बाद और ये जो क्षैतिज लाइन है इसके बीच की जो ये दूरी होगी, जो ये बॉक्स नुमा है, ये हमारी जो स्थिति होगी ये होगी गतिज स्थिति। ठीक है, चलिए अब हम चीज़ों को समझते हैं थोड़ा सा। चूँकि ये जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है, जैसा कि हमने बताया कि घर्षण और लग रहे बल P के बीच में है, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम
जो बल है वो लगा करके जो ब्लॉक है उसको हम जब आगे की तरफ खींचते हैं, उसी तरीके से जो घर्षण है, लग रहा घर्षण, वो भी बढ़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। रेट से दिखा रहे हैं कि लग रहा जो बल है, मान लीजिए कि हमने इतना, मान लीजिए 5 है, 5 न्यूटन यहाँ से यहाँ तक का बल अगर हम मानते हैं है, तो अगर हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो इसको लगाने पर भी घर्षण जो है उतना ही मात्रा में बढ़ेगा। तो इसके लिए ये ग्राफ है कि अगर 5 इधर गए हम, तो हम जब 5 इधर जा रहे हैं ये, तो घर्षण हमारा कितना जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि जितना घर्षण बढ़ा, जितना बल लगाए हम उतना घर्षण बढ़ा। फिर अगर घर्षण बल हम मान लीजिए इतना लगा रहे हैं, ये जो लग रहा बल है वो हम बल लगा करके पिंड को खींच रहे हैं, वो इतना है, तो घर्षण उसी की तुलना में उतना ही लग रहा है। उसी तरीके से जब हम घर्षण और लग रहे बल को और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो घर्षण बल और ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जब जो बल है वो हमने लगाया और वो बल लगा करके हम इस बिंदु पर पहुँचे, तो हमारा जो लग रहा बल है वो इतना आ गया, और इस बिंदु पर आने के बाद जो घर्षण है वो भी बढ़ करके उतना ही आ गया। लेकिन उस बिंदु के बाद क्या होगा कि जो घर्षण बल है वो अचानक से नीचे गिरेगा। अब ये नीचे गिरने से पहले एक स्थिति आएगी कि यहाँ पे जो घर्षण बल है, यहाँ पे इस बिंदु पर हमने जब बल लगाया तो जो लकड़ी का ब्लॉक है मेज के ऊपर, बल लगा करके हम जब खींच रहे हैं तो वो जो पिंड है वो आगे की तरफ खींचने पर आगे की तरफ सरकने ही वाला होगा, चलने ही वाला होगा। तो जब वो चलने ही वाला होगा, उस स्थिति में इस बिंदु पर घर्षण बल जो है अब उसके बाद कम हो जाएगा। अब देखिए, तो इसको हम, इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को हम कहते हैं सीमांत संतुलन, और इस स्थिति में जो घर्षण लगेगा उसे हम कहेंगे सीमांत घर्षण। अब इसको देखिए कैसे हमने डिफाइन किया कि जब गति शुरू होने वाली होती है उस समय घर्षण अधिकतम होता है, इस स्थिति को सीमांत संतुलन कहते हैं, और इस अवस्था में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला हमारा बिंदु है, चूँकि आपको शायद नहीं दिख रहा होगा अभी, जो ये वाली जो स्थिति है, इस वाली स्थिति के बाद जब हमने बल लगाया P, तो बल हमारा इतना चरम पे पहुंच गया और घर्षण भी पहुंच गया चरम पे। अब जो दोनों बराबर हैं, उसके बाद अगर अब हम और हल्का सा भी अगर हम बल लगाते हैं तो जो पिंड है वो अपनी स्थिति से चल देगा। तो जब वो चलेगा तो उसके बाद घर्षण का मान कम होगा और वो आकर के एक स्थिर बिंदु पर आ जाएगा घर्षण का मान। तो वो अभी आगे की कहानी है। लेकिन उससे पहले जब बिंदु, इस बिंदु से पिंड पर लग रहे बल के कारण अब जब वो पिंड चलने ही वाला होगा, तो उस स्थिति को हम कहेंगे सीमांत संतुलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। एंड सीमांत घर्षण को हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये दो चीजें हो गई। आपको, हमको जहां तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि सीमांत संतुलन की स्थिति क्या है। कि वैसी स्थिति जब गति शुरू होने ही वाली है और घर्षण अधिकतम है, तो वो स्थिति कहलाएगी हमारी सीमांत संतुलन या चरम संतुलन की स्थिति, अर्थात लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब इसके बाद जब हम सीमांत घर्षण बल की बात करते हैं, तो जब घर्षण बल का मान अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है जब सीमांत संतुलन की स्थिति में जो लगेगा उस समय वो कहलाएगा सीमांत घर्षण बल। तो सीमांत घर्षण बल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि घर्षण बल का वह अधिकतम मान है जब यह तब उपस्थित होता है जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड की सतह पर फिसलना शुरू करने ही वाला होता है या जस्ट शुरू कर देता है, तो उसे हम कहेंगे उस स्थिति में लगने वाले बल को उस स्थिति में लगने वाले बल को सीमांत घर्षण बल। तो ये हमारा हो गया सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल को हम इंग्लिश में कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स, जो भी नाम आप दे सकते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया सीमांत घर्षण, और उससे पहले हमने देखा सीमांत संतुलन की स्थिति। अब इसके बाद स्थैतिक घर्षण, इसके लिए हम चित्र पे आएंगे यहाँ पे फिर से, और इस चित्र की सहायता से देखिए जब हमारा जो पिंड है बल लगाने के बाद वो गतिशील अवस्था में आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि ये जो स्थिति है
इस स्थिति में जो पिंड है वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में अभी बना हुआ है। यहाँ से जब हमने बल लगाया तो पिंड अभी स्थिर अवस्था में बना हुआ है, लेकिन इस स्थिति के बाद अब पिंड जो है वो गतिशील अवस्था में, यहाँ के बाद आगे गतिशील अवस्था में आ जा रहा है। तो स्थैतिक स्थिति जो है अर्थात जो पिंड है वो स्थिर अवस्था में है, तो उस अवस्था में जो घर्षण बल कार्य करेगा उसे हम कहेंगे, उस स्थिति में जो घर्षण बल कार्य करेगा उसे हम कहेंगे स्थैतिक घर्षण बल। तो इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब लग रहा बल या जो प्रयास बल है वो प्रयास बल सीमांत घर्षण बल से कम होता है तो पिंड आराम की स्थिति में होता है या स्थिर अवस्था में होता है। तो उस स्थिति में जब पिंड स्थिर अवस्था में है तब जो घर्षण कार्य कर रहा होगा उसे हम कहेंगे स्थैतिक घर्षण। तो इस तरीके से हम स्थैतिक घर्षण को भी परिभाषित कर सकते हैं। और इसमें जब जो चीज़ नोट करने लायक है, जो अंडरलाइन करने लायक है कि सीमांत घर्षण बल से जब कम होगा जो लग रहा बल है तो पिंड स्थिर अवस्था में होगा, और जब स्थिर अवस्था में होगा तो उस समय जो लगने वाला घर्षण होगा उसे हम कहेंगे स्थैतिक घर्षण। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे इसको, इस स्थिति में लग रहे घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। यहाँ पे आप सुधार कर लेंगे घर्षण। हाँ, तो स्थैतिक घर्षण क्या होगा जब पिंड स्थिर अवस्था में है। तो अगर आप ये वाला चित्र बना लेते हैं तो आप सारी डिफिनीशंस जो है वो एक बार समझने के बाद लिख लेंगे। और जब पिंड गतिशील अवस्था में हो जाएगा तो उस स्थिति में जब लगने वाला घर्षण होगा उसे हम कहेंगे गतिज घर्षण। तो इसको भी हमने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है कि गतिज घर्षण क्या है। पिंड के गतिमान रहने पर जो घर्षण उपस्थित रहता है जिससे पिंड में मंदन जो है, रिटार्डेशन जो है वो बना रहता है, पिंड जो अच्छे से गति नहीं कर पाएगा, तो उस स्थिति में जो घर्षण कार्य करेगा उसे हम कहेंगे गतिज घर्षण। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जो गतिज घर्षण और सीमांत घर्षण है इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो जो गतिज घर्षण है वो हमेशा सीमांत घर्षण से कम होता है। ये भी ऑप्शनल जो एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी बार पूछा गया है कि गतिज घर्षण और सीमांत घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है। अब यहाँ पे हम आपको चित्र की सहायता से एक बार फिर से चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप जो डिफिनीशन है उसको रटे नहीं, केवल इस चित्र की सहायता से आप सारी जो डिफिनीशंस हैं उनको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें जब लिखना होगा कि सीमांत संतुलन क्या है तो सीमांत संतुलन को हम कैसे लिखेंगे कि जब गति शुरू होने वाली होती है, ये वाला जो बिंदु है ये हमारा सीमांत संतुलन होगा। और यहाँ पे बस जो लग रहा जो बल है उसको लगाने के बाद जो पिंड है वो बस चलने ही वाला होगा, आगे बढ़ने ही वाला होगा, वो स्थिति कहलाएगी हमारी सीमांत संतुलन की स्थिति। और सीमांत संतुलन की स्थिति में जो बल कार्य करेगा वो बल कहलाएगा हमारा सीमांत घर्षण। अब जब हम सीमांत घर्षण से जब आगे की स्थिति को देखते हैं तो उसके बाद हमें मिलता है गतिज घर्षण, अर्थात जब पिंड जो है वो गतिशील अवस्था में आ जाता है। तो जब गतिशील अवस्था में जो घर्षण कार्य करेगा वो कहलाएगा गतिज घर्षण। और सीमांत घर्षण से पहले की स्थिति जो है जब पिंड स्थिर अवस्था में रहता है तो उस स्थिति को में जो घर्षण बल कार्य करता है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देता, उसे हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। तो ये हो गया हमारा डिफिनीशन। तो अगर आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में या इससे संबंधित कोई भी जो सीमांत घर्षण क्या है, सीमांत संतुलन की स्थिति क्या है, स्थैतिक घर्षण क्या है या स्थैतिक के बाद जो गतिज घर्षण है, इसके बारे में अगर कुछ भी पूछ रहा है तो आप उस चीज़ को चित्र की सहायता से अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो जो चेक करने वाला होगा उस पर काफ़ी अच्छा प्रभाव जाएगा और वो आपको काफ़ी बढ़िया नंबर देगा। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमने जो जो चीज़ों को समझने की कोशिश करी, एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या देखने की कोशिश की। सबसे पहले हमने यहाँ पे घर्षण की परिभाषा को समझा कि आखिर घर्षण क्या होता है। तो देखा हमने कि यह एक प्रॉपर्टी है और उसके बाद फिर जो प्रॉपर्टी था उसी की सहायता से हमने घर्षण बल के बारे में बात करी, उसकी डिफिनीशन को हमने देखा। फिर इसके जो लक्षण हैं 3 मुख्य, उन लक्षणों के बारे में हमने देखा। फिर लाभ और हानि जो है वो क्या क्या है, कैसे वांछनीय है, कैसे अवांछनीय रूप में लेंगे, तो अवांछनीय और वांछनीय से क्या मतलब है उसको भी हमने समझा। फिर घर्षण का प्रकार हमने स्नेहक और बिना स्नेहक के आधार पर वर्गीकृत किया।
और फिर इसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो शुष्क अर्थात ठोस घर्षण जो है उसके ऊपर रहेगा। तो शुष्क या ठोस घर्षण में हमने इसको दो भागों में वर्गीकृत किया कि सर्पी घर्षण और रोलिंग घर्षण क्या है। सर्पी घर्षण और रोलिंग घर्षण को हमने आपको उदाहरण की सहायता से बताया और उसमें आपको बताया कि रोलिंग घर्षण जो है वो सर्पी घर्षण से हमेशा कम होता है। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया। फिर हमने आपको अगले टॉपिक के अंतर्गत जो सीमांत घर्षण है उसके बारे में बताया इस ग्राफ की सहायता से कि जो लग रहा घर्षण है और जो लग रहा बल है इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ की सहायता से समझने की कोशिश की कि सीमांत संतुलन क्या है और सीमांत घर्षण जो है वो क्या है। तो सीमांत संतुलन, सीमांत घर्षण और अस्थैतिक स्थिति में लगने वाला जो घर्षण बल है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अस्थैतिक घर्षण कहते हैं। और गतिज स्थिति में जो घर्षण लगेगा उसे हम गतिज घर्षण कहेंगे। तो इस तरीके से हमने आपको बताया। फिर लास्ट में हमने ये बताया कि जो गतिज घर्षण होता है वो हमेशा सीमांत घर्षण से कम होता है। तो इस तरीके से इस टॉपिक के अंतर्गत हमने इन बिंदुओं को कवर किया। धन्यवाद।